बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 2 अगस्त और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई ईरान में। उस पर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से कोई जानदार मौक़िफ़ दिया गया है, जानदार किस्म की स्टेटमेंट दी गई है जिसमें नाम लेकर इसराइल की जो फिस्तायत है उसके बारे में बात की गई है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बयान जो है वो सदर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, ये उन्होंने दिया है? तो जवाब है नहीं। फिर आपने सोचा होगा हमारे छोटे चेतन जो चाइना में जाके कहते हैं पाकिस्तान को छोटा चीन बनाना है, क्या ये बयान उन्होंने दिया होगा? जवाब है नहीं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि वो हजवेरी वाले जो हजवेरी ग्रुप्स और हजवेरी नाम रखकर मीन दाता साहब का नाम रखकर लूटमार करते हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर, ये बयान उन्होंने दिया है? जवाब है नहीं। फिर आप सोच रहे होंगे क्या DGISPR की तरफ से या फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बयान आया है? जवाब है नहीं। तो फिर ये तगड़ा बयान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए किसने दिया है, जिसमें इजराइल को भी खुले लफ्ज़ों में उसकी मजम्मत की है और इस्माइल हानिया की शहादत पर वो मौक़िफ़ दिया है जो पूरे पाकिस्तानी अवाम का होगा अमूमी तौर पर? तो जवाब उसका है कि अडयाला में एक कैदी नंबर 804 इमरान खान, जो आपके और जिसके नज़रियात एक जैसे हैं, आपका मतलब अमूमी पाकिस्तानी अवाम, अमूमी का मतलब है 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम वही जज्बात रखती है और शायद इस मामले पर तो 100% पाकिस्तानी अवाम वही जज्बात रखती हैं जो इमरान खान ने जिनकी अक्कासी की है। और जेल से अपनी स्टेटमेंट में जो ट्वीट हुई, भरपूर अंदाज में इस सारे वाक़े की मज़म्मत भी की है और इस सारे वाक़े पर वो मौक़िफ़ दिया है जो या तो सदर पाकिस्तान को दे देना चाहिए था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देना चाहिए था, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन ऑफिस को, डिफेंस मिनिस्टर को, DGISPR को, किसी और को ये बयान देने चाहिए थे उनके देने से पहले, क्योंकि वो तो जेल में हैं। और वो ना भी देते तो खैर था, लेकिन उन्होंने फिर भी जेल से अपनी ये जिम्मेदारी निभाई है। और कल ही हमने आपके सामने ये खबर रखी थी, कल नहीं बल्कि आज सुबह, कि नजम सेठी साहब ने ये तबसरा किया था कि अगर इमरान खान बाहर होते तो वो ये बयान देते, इसराइल के ख़िलाफ़ उनकी मजम्मत को ललकारते, फस्तायत को गलत कहते, क्योंकि वो ना इसराइल से ना अमेरिका से इन चीज़ों के ऊपर वो डरते नहीं हैं, वो खुल के बात करते हैं। बाकी सबको तो अमेरिका का डर है, ये नजम सेठी का कहना था। और आज वही हुआ, आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जेल से वो बयान दिया है जो ये सारे लोग आज़ाद रह कर ना दे सके। तो अब आप इससे हिसाब लगा लें कि आज़ादी जो है वो जेल और बाहर फिरने से नहीं होती, आज़ादी आपके अपने दिमाग में होती है। जेल में बैठा शख्स आज़ाद है, लेकिन ये बाहर कुर्सियों पर बैठे, फॉर्म 47 के ऊपर कुर्सियों पर बैठे जो है, ये सब के सब ग़ुलाम ज़हनीत लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अगली खबरें दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। पहली खबर तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का वो तगड़ा बयान, तगड़ा रिमार्क्स और तगड़ा फ़ैसला। उसके बाद मेरे भाई के अगवा के केस में आज उन्होंने जब समाअत की तो उसमें एक तो उन्होंने बहुत ही तगड़ा फ़ैसला आज दिया है और 3 पेज का रिटन जो फ़ैसला है वो बड़ा ही तगड़ा है इस सिलसिले में। मैं ये कहूँगा कि इन काफ़ी सारे दिनों में, जो भी तकरीबन ये 50-55 दिन हो गए उनके अगवा को, इन 55 दिनों के अंदर जितनी भी अदालत के अंदर जो हुई सारी की सारी प्रोसीडिंग्स, उनमें ये सबसे तगड़ा ये फ़ैसला उनका सामने आया। पहले भी जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़, उन्होंने भी बहुत कोशिश की अपने ताईं और बड़े अच्छे रिमार्क्स और डायरेक्शंस भी दी। लेकिन आज की जो डायरेक्शन है उसमें ये मुख्तलिफ है कि आज उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान के सामने ये फ़ैसला रखने की, ये रिमार्क्स, ये डायरेक्शन आज की अदालती फ़ैसला रखने की उन्होंने ताकीद कर दी और कहा कि 6 अगस्त तक मगवी को हर सूरत जो है वो अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए, मीन आज़ाद करवाया जाए। और उन्होंने ये पूछा कि जो जस्टिस समन रिफ़त ने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था उसका आपने क्या किया है? तो बहरहाल आज ये तो जवाब कोई नहीं था।
और ये जवाब दिया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास वो नहीं है। आईएसआई ने जवाब दिया कि उनके पास नहीं है। एमआई ने अभी तक जवाब नहीं दिया, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया कि उनका जवाब अभी तक क्यों नहीं आया। और अब 6 अगस्त तक उन्होंने बाजियाबी मांगी। लेकिन जो असल इसमें जो खबरियत है वो ये है इसके अंदर कि डायरेक्शंस तो पहले भी प्रोड्यूस करने की दी जाती रहीं। असल खबरियत इसमें यह है कि उन्होंने आज ये कहा कि मेरी डिग्री चेक कर लें। अच्छा, सारे हैरान हुए कि ये मगवी के अगवा का मामला है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इसमें डिग्री की बात कहाँ से ले आए। तो उन्होंने कहा कि जब हम कोई दुरुस्त फैसला दे देते हैं और वो ज़ाहिर है सख्त होता है तो फ़ौरन हमारी डिग्रीज़ के ख़िलाफ़ आप लोग प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो आप आ जाएं मेरे दफ्तर में, सरकारी वकील आ जाएं, मैं फिर ख़ुद डिग्री आपको पहले चेक करवा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने इस केस में ऑर्डर बहुत सख्त जारी करना है, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं कि कोई शख्स आपने इतने दिनों से अगवा किया और आप किसी किस्म का उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, तो फिर मैं डिग्री चेक करवा देता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी डिग्री पुरानी हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग थी उसमें दीवार पर लगी हुई थी, असली डिग्री है मेरे पास, नकली नहीं है। आपने बाद में जो प्रोपेगेंडा करना है आप आए, मैं आपको अपनी डिग्री चेक करवा देता हूँ, लेकिन उसके बाद सख्त मेरे जो मेरी स्टेटमेंट होगी उसके लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं इसके बाद स्टेटमेंट देने वाला, फैसला देने वाला हूँ, रिमार्क्स भी और डायरेक्शन भी, और वो सख्त होगी। और उसके बाद आप ये तमाम के तमाम प्रोपेगेंडाज जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ कर रहे होंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको कोशिश करता हूँ कि अपनी डिग्री चेक करवा दूँ। इसी तरह के आज के रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हैं, और वो मामला जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री, जाली डिग्री का प्रोपेगेंडा झूठा करके वायरल किया गया था, उसके ऊपर उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। और वो आज मामला बना के डीजी जो पैमरा जो डीजी आपका नादरा, उसकी जाली डिग्री या इस तरह का कोई मामला जो है वो आज अदालत के अंदर डिस्कस था, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने ज़रूर किसी को नाराज़ किया होगा और जिसके पास ताकत होगी आपने नाराज़ कर दिया होगा, अगलों ने आपके ऊपर जाली डिग्री का केस बना दिया होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ देखें, कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जो है, जस्टिस जहांगीरी की बात कर रहे थे वो, कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जो है वो जिनके पास है वो कहते हैं हमारी बात मान जाएं वरना आपकी डिग्री को जाली बनवा देंगे। तो उन्होंने ये डीजी नादरा को भी यही बताने की कोशिश की कि यार रिमार्क्स उनके ये थे कि आपने ज़रूर किसी को नाराज़ किया होगा जिससे आपकी डिग्री जाली बना दी जाती है। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई किसी को नाराज़ कर देगा फिर उसकी डिग्री जाली बना दी जाती, मतलब कि उसकी पगड़ी उछाली जाती है, मतलब कि उसके लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। ये आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने किया। इसी से मुल्हका आपको एक और ख़बर दे दें कि 3 रुकनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी मीटिंग हुई। वो जो 3 रुकनी कमेटी है उसके अंदर एक तो जस्टिस आमिर फ़ारूक है, जो चीफ जस्टिस हैं, 7 उनके जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, और 7 उनके जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। इन तीनों जजेस की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर ज़ाहिर है जो जस्टिस जहांगीरी की डिग्री के ऊपर सारा तोफ़न शुरू किया हुआ है, बकवास शुरू की हुई है, गंदगी फैलाना शुरू की हुई है, उस पर भी डिस्कशन हुई। अब आप गौर कीजिए कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की डिग्री के रिमार्क्स के बारे में भी आपने सुन लिया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की डिग्री के मामलात को आपने सुन लिया, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने फ़ैसला महफूज किया हुआ है। आपको पता होगा जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री से रिलेटेड, उनके ऊपर जो झूठी डिग्री के रिलेटेड सारा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। तो ये सारे जो रिमार्क्स हैं इनको आप कनेक्ट कीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के साथ, तो आपको फिर समझ आएगी कि जजेस को कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया हुआ है कि वो कोई फ़ैसला ना दें। और जो जजेस फ़ैसला देते हैं आप फिर ख़ुद सोचिए कि वो जजेस कितने दलेर हैं, कितने तगड़े हैं कि वो ये फ़ैसले देते हैं, उसके बावजूद कि उनकी पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, उनके ऊपर ये सब कुछ किया जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसमें भी यही बातें डिस्कशन में रही हैं, और आप देखते हैं कि जजेस इसका क्या हल निकालते हैं, आगे ये चीज़ें किस तरफ को चलती हैं, ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे जी। अच्छा जी, अगली खबर जो है, शहरी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया, पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने अपनी जान खुद ले ली। जी हाँ, वजह ये बनी कि उसके भाई ने उससे भाई से उसका आर्गूमेंट हुआ, बिजली का बिल ज़्यादा था, और आर्गूमेंट होने की वजह से
उसने अपनी जान ले ली। ज़ाहिर है बिजली का बिल ही उसकी वजह बना, और दूसरी तरफ एक और शहरी ने अपनी जान ली है। हम तकरीबन हर रोज़ ही आपको बता रहे हैं, इससे पहले रज़िया बीबी ने गुजरांवाला में अपनी जान ली थी गंदे नाले में छलांग लगाने के बाद। याद कीजिए कि उन्होंने अपनी गॉल ब्लैडर का, पित्ते का ऑपरेशन करवाना था, जिसमें पथरियाँ थीं, बहुत शदीद दर्द थी, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए थे, वो पैसे बिजली के बिल में जमा करवा दिए उससे पहले, और फिर उन्होंने अपनी जान ले ली खुद से। और उससे पहले मंडी बहुद्दीन में एक 37 साला जिसके 6 बच्चे थे, उसने अपनी जान ले ली। और ये तमाम जानें जा रही हैं बिजली के बिलों पर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कोई बरतानिया में अय्याशियाँ कर रहा है, तो कोई पेरिस में ओलंपिक्स के नाम पर अय्याशियाँ कर रहा है, और आवाम जो है वो मर रही है, अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर रही है, और हुक्मरान टोले की अय्याशियाँ जो हैं वो जारी हैं। और इसहाक डार कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं, अगर 130 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा है भी तो मसला ही कोई नहीं है, हमारे पास बड़ी अहलियत है, बड़ी सक्कत है। बिल्कुल वैसे सही कह रहे हैं, अभी तो थोड़े लोगों ने ही अपनी ज़िंदगियां ख़त्म की हैं, अभी तो 25 करोड़ आवाम आपके पास पड़ी हुई है, आपके पास वाकई बड़ी सक्कत है। तो मैं आवाम से यही कहूँगा कि बेहतर है, अपनी जान आपने कभी नहीं लेनी, ये गलत काम है, इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं। जो भी मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल आपका कोई कसूर नहीं, अगर बिजली के बिल ऐसे हैं जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हैं, तो उससे बेहतर बिल मत अदा करें। अब इस पर ये मेरे पे केस बना देंगे कि मैं सिविल नाफरमानी कर रहा हूँ, मैं किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि जो बिल अदा नहीं करते, कि अपनी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं देना। आप हैं तो जहान है, तो बिजली के बगैर भी किसी ज़माना, मैं ये नहीं कह रहा बिजली के बगैर रहिए, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि कोई ज़माना था इंसान इसके बगैर भी गुजारा करता था। तो आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, खुदारा अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म मत कीजिए, इनको कोई असर नहीं पड़ना आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देने से भी। आपको और आपके ख़ानदान को ज़रूर असर पड़ना है, तो बिल्कुल भी आपने अपनी ज़िंदगी की हर सूरत आपने हिफाजत करनी है, वो बहुत कीमती है। अच्छा जी, अगली खबर हामिद मीर साहब का बयान है। हामिद मीर साहब ने शाज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर बात करते हुए ये कहा, और ये तासर ज़ायल कर दिया जो लोग बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान डीलें मांग रहा है, इमरान खान डील कर रहा है, इमरान खान मिन्नतें कर रहा है, इमरान खान डील करना चाहता है, इमरान खान चाहता है कि मुज़ाकरात शुरू हो जाए। उन्होंने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इससे पहले 3 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, और वो फेल भी हो चुके। और उन्होंने कहा कि कौन किससे मुज़ाकरात करने की बात कर रहा है, ये आप ना ही पूछें तो बेहतर है। सीधा उनका इशारा था कि असल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि इमरान खान के साथ वो मुज़ाकरात करें, और इमरान खान उससे इनकार कर चुके हैं, बार बार इनकार कर चुके हैं कि उन्होंने आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं करनी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये बड़ा वाज़ेह है कि कौन मुज़ाकरात करना चाहता है। अब चौथा दौर भी होगा, ये हामिद मीर साहब का कहना था कि 3 दौर हो चुके हैं, चौथा दौर भी होगा, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। कहने की उनकी बात यह है कि हर बार इमरान खान जो है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो है, ऐसी तमाम की तमाम जो कहानियां हैं जिनके अंदर ये बात की जाती है कि इमरान खान डील मांग रहे हैं, हालांकि इमरान खान से कहा जा रहा है कि आएँ बैठकर हमारे साथ किसी सूरत आप मुज़ाकरात कर लें। अच्छा जी, रऊफ़ हसन साहब के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ कर दी गई है, शायद 1 रोज़ा रिमांड फिर दे दिया गया है। आप उनकी एज देखिए, आप उनकी जो कैंसर से वो नबर्द-अज़मा रहे, और अभी भी वो उसी ट्रीटमेंट पे हैं, मेडिसिन्स के ऊपर हैं, और उस सारे हालात के अंदर, इस गर्मी के अंदर उनकी एक के बाद दूसरा रिमांड दिया जा रहा है। उन्हें दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो रॉ के साथ हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि रऊफ़ हसन जैसे नफीस आदमी को ये कहा जा रहा है कि वो दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उनके ताल्लुकात हैं, हालांकि वो एक टैंक चलाते थे, उस वजह से पूरी दुनिया के प्रोफेसर्स जो मुबस्सिरीन हैं उनके साथ उनके राब्ते हैं। कल को किसी अमरीकी के साथ होंगे तो कह देंगे कि CIA के साथ हैं, किसी बरतानिया के शहरी के साथ होंगे तो कहेंगे MI6 के साथ हैं। तो मतलब ऐसे ही काम चल रहा है। आप ख़ुद गौर कर लीजिए कि अपनी बात प्रूव करने के लिए हम किसी भी लेवल तक जाने को जो है वो तैयार हैं। दूसरी तरफ अहमद जंजुआ, पढ़े लिखे नौजवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी गई है। उनको ज़मानत नहीं दी गई, वजूहात वही हैं, उन पर भी दहशतगर्दी का पर्चा। ये जुडिशल जो इस टाइम दहशतगर्दी करवाई जा रही है मुख्तलिफ जजेस से, मैं यही कह सकता हूँ, डिजिटल दहशतगर्दी का नाम लेकर, इसकी भी पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती कि एक उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर ये झूठा जाली पर्चा बनाया गया,
और उसके बाद उनको अब कहा जा रहा है कि हर सूरत उन्होंने उनको जेल में रखना है। उनकी जो ज़मानत है उसको अब कैंसिल किया गया है और उसकी वजह और कोई नहीं है। वजह यही है जो मैंने आपके सामने रखी है कि अहमद जंजुआ और रऊफ़ हसन दोनों की जो ज़मानतें हों पीका एक्ट की समाअत में तो मंजूर हो गई हैं, लेकिन दूसरे जो दहशतगर्दी के पर्चे हैं उसमें रऊफ़ हसन साहब को रखा गया है रिमांड पर और जंजुआ साहब की जो ज़मानत है उसको मुस्तरद किया गया। अच्छा जी, अगली ख़बर जो आपके सामने रखेंगे वो ख़बर इस वक्त पाकिस्तान के इसी पॉलिटिकल लैंडस्केप से है जहां पर ख्वाजा आसिफ ने नया बयान दागा है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हम खुद पाबंदी लगाना चाहते हैं, इदारे नहीं लगाना चाहते, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं लगाना चाहती, हम पाबंदी लगाना चाहते हैं। ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये हम आपको बताते हैं। ये हुआ इस तरीके से है कि याद कीजिए कि आज ही हम सुबह में आपको ये बता रहे थे कि एहसन इकबाल साहब ने एक फ़ॉरेन जरीदे को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं, इस्टेब्लिशमेंट, इदारे पाबंदी लगाना चाह रहे हैं और इदारे तब पाबंदी लगाएंगे जब वो समझेंगे। अब उससे जाहिर है किसी ने कान खींचे होंगे, थोड़ी सी झाड़ पूंछ हुई होगी कि भाई झाड़ पूछ हुई होगी कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये ज़ुम्मा तो आपने अपने गले लेना था, आप हमारे गले डाल रहे हैं। तो आप अपने ज़ुम्मे लें, फौरी तौर पर ये कसूर करें बेशक हम, लेकिन आपने लेना अपने ज़ुम्मे है। तो फिर ख्वाजा आसिफ ने अच्छा बच्चा बनकर फौरी तौर पर बयान दागा है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो तहरीक इंसाफ है उस पर पाबंदी जो है वो हम लगा रहे हैं, इदारे नहीं लगा रहे और हमने लगानी है और जब हमारा दिल किया तब हम लगाएंगे। बिल्कुल उलट बयान दिया है जो बयान एहसन इकबाल साहब इससे पहले दे चुके हैं, उससे बिल्कुल उलट बयान जो है वो अब ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं। तो इससे आप खुद समझ लीजिए, पहले इन्होंने पाबंदी लगानी थी जब डंटोनक ने ऐलान किया था, उसके पाबंदी के विद इन अ वीक याद कीजिए कि मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि आइए बैठिए हमारे साथ बात कीजिए। उसके विद इन 1 और 2 डेज़ आप याद कीजिए एहसन इकबाल ने कहा कि आइए हमारे साथ मुज़ाकरात कीजिए। उसके बाद राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट थी तो वो पुरानी, लेकिन फिर सरफेस हुई कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इमरान खान आगे से गालियाँ देते हैं। अभी हामिद मीर साहब ने भी यही बताया कि वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, डील मतलब नहीं करना चाहते, वो खुले सीधे मुज़ाकरात करना चाहते अमन के लिए, आइन के लिए। अब उसके बाद फिर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पाबंदी इदारे लगाना चाहते हैं, हम नहीं लगाना चाहते। तो अब ख्वाजा आसिफ ने आकर जो है वो आप यही कह सकते हैं कि नुकसान का अजाला करने की कोशिश की है और उन्होंने ये कहा है कि ये पाबंदी हमने लगानी है, इदारे नहीं लगाना चाहते। तो इनकी किसी की स्टेटमेंट किसी दूसरे से नहीं मिल रही, इन्हें किसी को नहीं पता कि हमने क्या कहना है। ना ही इस वक्त मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, ना ही इदारों को पता है कि इस सारे मामले से कैसे बाहर निकलना है, ना इनको पता है। ये सारे एक दूसरे को देख रहे हैं और मलबा भी एक दूसरे पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान सदीकी साहब के बयान देखे तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। वो आसमा शराजी से फंस पड़े, सुबह के वीलॉग में मैंने बताया, उन्होंने कहा खुद जाएँ और DGISPR से ये सवालात पूछ लें। तो सारे ही एक दूसरे से फंस रहे हैं, किसी के पास किसी बात का ना कोई जवाब है ना कोई सवाल है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।